माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस एंड सेकेंड पॉइंट देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की लॉज तो हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमने उसके बारे में स्टडी भी किया है, लेकिन हाइजेंस के प्रिंसिपल का यूज़ करके उन लॉज को प्रूफ कैसे किया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रूफ थोड़ा सा क्रिटिकल है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान दे के सुना तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फुल कंसंट्रेट करो, लेक्चर जब तक चलेगा तब तक फुल कंसंट्रेशन से सुनो और हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। लेकिन बच्चों, ये टॉपिक स्टडी करने से पहले होप्स आपने इसके पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे, वो भी ठीक से देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करती हूँ, क्योंकि जो पॉइंट्स हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं उनको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या कहा था, देखो। हाइजेन ने कहा था कि जो वेव फ्रंट होता है, सबसे पहला पॉइंट उसने वेव फ्रंट एक्सप्लेन किया था। वेव फ्रंट आपको याद होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के जो पॉइंट होते हैं किसी सोर्स से निकले हुए, वो डिस्टेंस, वो पॉइंट जितने भी उनका लोकस होता है उन सबको मिला के, जो कि इन फेज में होते हैं, उन सबको मिला के एक बनता है वेव फ्रंट। फॉर एग्जांपल, ये सभी पॉइंट एक पैरेलल रेज जैसे पास हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल रेज का यहाँ का जो पॉइंट रहेगा, ये सभी पॉइंट्स क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे, और इनका जो लोकस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। तो ये वेव फ्रंट जो है वो हमेशा, दैट वेव फ्रंट, ये बात बहुत आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे। जो रे की डायरेक्शन होती है उसको ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ रे। मतलब ये वेव फ्रंट है, देखो मैंने यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ किया। हमें पता है कितने टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं। प्लेन वेव फ्रंट होता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो जो पैरेलल रेज होते हैं उनका प्लेन वेव फ्रंट होता है। ये प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ रे है और ये डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने देखा था। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा था हाइजेंस प्रिंसिपल में। उसने कहा था कि सपोज ये वेव फ्रंट के, प्लेन वेव फ्रंट के बहुत सारे लोकस है, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स एक सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, ये हमने देखा था। ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, मतलब ये खुद का एक वेव फ्रंट बनाते हैं, कुछ इस तरह खुद का एक वेव फ्रंट बनाते हैं। और ये वेव फ्रंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब सपोज यहाँ का एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया तो इसने ऐसे वेव फ्रंट बनाया, खुद का वेव फ्रंट बनाया, और ये वेव फ्रंट जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं हम लोग इसको। ये बातें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी वेवलेट्स। एंड ये सेकेंडरी वेवलेट्स से अगर हम लोग इनकी टेंजेंट लेके, सभी कॉमन टेंजेंट लेके एक लाइन खींचे, मतलब इसकी भी टेंजेंट, इसकी भी टेंजेंट, इन सबकी टेंजेंट लेके अगर एक लाइन खींचे, तो ये लाइन क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेव फ्रंट। इसको हम बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट। ये बातें हमने ऑलरेडी स्टडी की है, अगर नहीं याद तो इसके पहले का लेक्चर देखो। तो ये न्यू वेव फ्रंट होता है। अब बात करते हैं ये डिस्टेंस कितना होता है। अब हमें पता है कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये कितने स्पीड से चलते हैं, वेव स्पीड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, स्पीड ऑफ दैट वेवलेट्स वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू, वो कितना होता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव। एंड स्पीड ऑफ वेव कितना होता है, स्पीड ऑफ वेव मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू सी। मतलब ये वेवलेट्स का स्पीड कितना रहेगा, सी रहेगा।
और इसका डिस्टेंस सोर्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज एट अ टाइम टी पे ये चल रहा है, तो सोर्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो d इज इक्वल टू क्या रहेगा, c इंटू टी। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज c इंटू टी, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया था। और ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, c इंटू टी। समझ में आया। और यहाँ से निकले हुए जो रेज होंगे, ये रेज क्या होंगे, इसको परपेंडिकुलर होंगे। देखो ये वेवलेट्स को परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ से निकले ये डायरेक्शन ऑफ रे, ये क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। समझ में आया। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको याद रखनी है। पहली, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ रे को। तो अगर मुझे ये उसके बाद ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर, ये हमने क्या निकाला है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, मतलब वो खुद का एक नया वेव फ्रंट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स कितने डिस्टेंस पे होता है, एट अ डिस्टेंस सी टी पे होता है, एट अ टाइम टी पे। वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, सी इंटू टी पे, क्योंकि वो लाइट की वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ वेव से चलता है, दैट इज सी। उन सब की टेंजेंट मिला के अगर एक हम लाइन खींचे तो वो बनती है आपकी न्यू वेव फ्रंट। ओके, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे स्टडी किए थे और इसी का यूज करके हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों लॉस प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो टाइटल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। अगर आप ये रटना चाहो ये डेरिवेशन तो आप 2 मिनट में इसको रट सकते हो, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा जब तक आप इसको ठीक से समझ नहीं लेते। रट के हो सकता है, क्योंकि रटना बहुत ईजी है। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से सब डायग्राम रट लो, उसके ऊपर से सीधा सीधा डेरिवेशन निकाल लो, बहुत सिंपल है। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग देखो, पूरा कंसंट्रेट करो। देखो यहाँ पे हमने एक प्लेन सरफेस लिया है। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लेंगे। ये एक प्लेन सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये वो प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर हमने 2 इंसिडेंट पैरेलल रेज लिए हैं। तो ये पैरेलल रेज है, 2 पैरेलल रेज है। ठीक है, सपोज इस रे को हमने नाम दिया, दिस इज A1, यहाँ पे टच हुआ वो A1, और ये है B1। तो ऐसे 2 रेज लिए हमने जो कि इस प्लेन वेव सरफेस के ऊपर फॉल हो रहे हैं। अब इनसे हमें एक वेव फ्रंट निकालना है। ठीक है, तो वेव फ्रंट निकालने के लिए हमें पता है वेव फ्रंट क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है। तो वेव फ्रंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ऐसा अगर निकाला तो वो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो उसकी मैंने एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, दिस इज द AB वेव फ्रंट। AB क्या है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट है। AB इज इक्वल टू प्लेन वेव फ्रंट, जो कि दोनों वेव्स को, दोनों रेज को क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये पॉइंट, ये A रे यहाँ पे आने के बाद टच होता है A1 पे, अगर मैं इससे एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह, तो जब तक ये पॉइंट, ये A रे यहाँ पे A1 को टच होता है, तब B कहाँ पे टच होता है, इस पॉइंट को टच होता है पीक तक। ओके, उसके बाद का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सपोज उसको T जितना टाइम लगता है, तो इसका ये डिस्टेंस कितना रहेगा, वो कितने स्पीड से चल रहा है, C क्या है यहाँ पे, C इज इक्वल टू है स्पीड ऑफ वेव। ओके, इतने स्पीड से चल रहा है। तो जब तक ये B पॉइंट यहाँ पे आता है तब P तक, तब तक ये रे यहाँ पे टच होता है। यहाँ पे टच होने के बाद ये पॉइंट यहाँ तक जाने के लिए उसको C जितना स्पीड लगेगा, T जितना टाइम लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, C इंटू टी होगा। ठीक है, सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या होता है, ये जो A1 है, A1 क्या करता है, उसका खुद का एक वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका खुद का एक वेवलेट वो बनाएगा जो कि कर्व सरफेस में होगा। अगर मुझे यहाँ से, इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट ये A है और यहाँ से इसने एक ऐसा वेवलेट बनाया, तो वेवलेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिस्टेंस लूँगी CT और यहाँ से एक ऐसा कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, सेम यहाँ से भी अगर मुझे दूसरा कर्व बनाना है तो हम लोग ऐसे दूसरा कर्व ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ से A1 पॉइंट से इसने क्या किया, जब तक ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाता है तब तक इसने क्या किया, CT जितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, CT जितने डिस्टेंस पे एक वेवलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा वेवलेट इसने बनाया कुछ इस तरह, ये पॉइंट ने, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज ये इसने कितने पॉइंट पे किया है, R जितने पॉइंट पे किया है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, CT जितना है। मतलब देखो, जब तक ये B पॉइंट P से B1 तक जाता है CT जितने डिस्टेंस पे, तब तक A1 क्या करता है, अपना नया वेव फ्रंट फॉर्म करता है CT जितने डिस्टेंस पे। समझ में आया? इसका मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से एक रिफ्रैक्टेड रे बनाना है, मतलब यहाँ से ये रे जब यहाँ पे पास होगा और यहाँ से दूसरा वे रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या रहेगा, ये नए वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, हमेशा इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे को परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो नया रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, जो कि इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, दिस इज, और इसको हम नाम देंगे, सपोज इट इज T, तो A1 इंटू T यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम देती हूँ, ये क्या बना, देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक कर्व यहाँ पे बनता है, दूसरा कर्व हमने बनाया वो यहाँ पे बना, सपोज ऐसा सेम, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ से एक दूसरा कर्व यहाँ पे बनता है, और तीसरा कर्व यहाँ पे बनता है, और चौथा कर्व यहाँ पे बनता है, और सभी कर्व की टेंजेंट अगर हमने ऐसे ड्रॉ की कुछ इस प्रकार, सभी कर्व की टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ की यहाँ से, तो ये जो R इंटू B1 बनेगा, R इंटू B1, समझ में आ रहा है? देखो ये ऐसा लाइन है, यहाँ से हमने एक ऐसा कर्व बनाया CT जितने डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कर्व, फिर हमने दूसरा कर्व बनाया यहाँ पे, ये टेढ़ा है इसीलिए हम लोग इसको ऐसे देख पा रहे हैं, तो ये कितना बनेगा, दैट इज CT जितने डिस्टेंस पे, और सबके टेंजेंट हमने ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो नया वेव फ्रंट बनेगा, जो कि क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बनेगा। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट बना है, वैसे RB1 मतलब R और ये B1, ये क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट को मैं समझा रही हूँ एग्जैक्टली है क्या। तो देखो ये कर्व उन्होंने दिखाया नहीं है, मैं यहाँ से निकाल देती हूँ क्योंकि हमें एंगल भी दिखाने हैं। ठीक है, बस यहाँ पे उन्होंने ये लाइन दिखाई है। अब देखो यहाँ पे ये P पॉइंट, ये भी क्या है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये ऐसे सीधा जा रहा है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं, हम बात करते हैं अभी ये B1 पॉइंट की। ठीक है, अब ये B1 पॉइंट क्या करेगा, ये B1 पॉइंट भी यहाँ से एक कर्व बनाएगा कुछ इस प्रकार, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी CT जितने डिस्टेंस पे कर्व बनाएगा, और अगर मैं इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, इसको पैरेलल, जो ये रे गया है उसी को पैरेलल, क्योंकि ये भी अपना खुद का वेव फ्रंट बनाएगा, और वो अगर हमने ड्रॉ किया तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसे। ओके, सो दिस इज, सपोज इसको हमने नाम दिया Q, तो B1 इंटू Q यहाँ पे इस रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, और ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, तो ये दोनों रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग मेन प्रूफ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ की कुछ इस तरह, ये CT डिस्टेंस है, याद रखो, PB1 एंड A1R, PB1 एंड A1R दोनों भी कितना डिस्टेंस है, CT जितना डिस्टेंस है। यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की सपोज, और यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ की कुछ इस तरह। ओके, ये नॉर्मल को हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दिया M और इसको नाम दिया N। तो A1M इज इक्वल टू B1N, ये दोनों भी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन। ओके,
अब देखो हमें पता है जो इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ct डिस्टेंस से ऑलरेडी हमने लिखा है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सिमिलरली इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल कितना है टोटल, ये एंगल है 90 डिग्री, उसमें से ये r निकल गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, दैट इज 90 माइनस r रहेगा। ये क्या रहेगा, 90 माइनस r। समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ये एंगल कितना है बचा हुआ, दैट एंगल इज, यहाँ पे लिखती हूँ 90 माइनस r, यहाँ का ये एंगल। ठीक है। सिमिलरली इस साइड देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना है, I है, ये एंगल कितना है, R है, ये टोटल एंगल नॉर्मल के साथ कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो ये बचा हुआ एंगल, उसमें से ये I निकल गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस I रहेगा। कितना रहेगा, 90 माइनस I। मतलब इस डायरेक्शन का एंगल है 90 माइनस R एंड इस डायरेक्शन का एंगल है 90 माइनस I। समझ में आया सबको। अब हम बात करते हैं दो ट्रायंगल की। देखो ये एक ट्रायंगल यहाँ पे है RA1 B1। ठीक है, दो ट्रायंगल्स की हम लोग बात करेंगे, ट्रायंगल A1R B1 एंड ट्रायंगल A1P B1, A1P B1। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा ये एंगल भी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, ये भी एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, A1P B1, A1R B1। तो इन दोनों की अगर बात करें तो ये बेस देखो, दोनों को कॉमन साइड कौन सी है, A1 B1 इज इक्वल टू A1 B1, ये दोनों की कॉमन साइड है, दैट इज इक्वल टू कॉमन साइड। तो ऑब्वियसली ये इक्वल रहेगी, कॉमन साइड। उसके बाद ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल A1R B1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल A1P B1। ये दोनों एंगल भी क्या है, इनके इक्वल है। उसके बाद हमने देखा कि ये PB1 ये भी कितना है, CT, एंड A1R ये भी कितना है, CT। इसका मतलब हम बोलेंगे A1R इज इक्वल टू PB1। मतलब देखो इसकी दो साइड इक्वल आ रही है, इसका एक एंगल भी इक्वल आ रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब इक्वल ट्रायंगल है। A1R B1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ रहा है, ट्रायंगल A1P B1। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट एंगल PA1 B1 is equal to angle PB1 A1, एंगल PB1 A1, और एंगल PA1 B1 कितना है, दैट इज 90 माइनस R, 90 माइनस R इज इक्वल टू ये एंगल कितना है, दैट इज 90 माइनस I। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब देखो ये 90 इस साइड आया तो वो 0 बनेगा, एंड माइनस I इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस R बनेगा, दैट मीन्स I इज इक्वल टू क्या बनेगा, R बनेगा। और यही तो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो क्या क्या समझ में आया। अभी इसको आप रट सकते हो इजीली, मैंने आपको बोला रटना बहुत इजी है। इसके लिए क्या करो, डायग्राम को रट लो, डायग्राम रटने के बाद ये सीधा सीधा लिख दो, बहुत सिंपल है। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, देखो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग ये रे निकाल सकते हो, क्योंकि पहले हमने इसका वेव फ्रंट निकाला है और वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर ये रे निकाला है। सिमिलरली यहाँ पे ये रे हमने पहले वेव फ्रंट निकाला, उसके बाद ये परपेंडिकुलर निकाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है ये कहाँ से आई, ये आपको पता नहीं चलेगा अगर आप ऐसे ही डायग्राम निकालोगे। तो ये लाइन यहाँ पे क्या है, ये हमने सभी जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनकी टेंजेंट को, कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ किया है, और वो आपकी सेकेंडरी न्यू वेव फ्रंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। तो यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट रे का फॉर्म हुआ है, और ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है जो सभी वेवलेट्स को मिला के, उनकी टेंजेंट्स को मिला के वो फॉर्म हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है।
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक दूसरा लॉ क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। समझ में आए? तो यहाँ पे देखो वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर का ये उसने बहुत अच्छे से प्रूव किया था, इसलिए हाइजेंस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो गया। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। तो उसके लिए हम लोग दो मीडिया कंसिडर करने वाले हैं, एक रहेगा एयर मीडियम और दूसरा रहेगा उसके लिए डेंसर मीडियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये एक मीडियम लिया दैट इज़ द एयर मीडियम, और यहाँ पे हमने सपोज ग्लास लिया डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर मीडियम है। अब सेम हमने दो रेज इंसिडेंट किए, सपोज ये रे यहाँ पे है ए एंड A1, दिस इज B एंड B1। सेम वे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेव फ्रंट निकाला दैट इज AB। AB होगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि परपेंडिकुलर है रेज को। देखो दिख रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू रेज। अब जब A1 तक जाएगा तब तक B कहाँ जाएगा, यहाँ एक पॉइंट पे जाएगा दैट इज P पॉइंट तक ये पास होगा। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, इसने नया वेव फ्रंट बनाया। ओके, ये इसका नया वेव फ्रंट यहाँ पे बनेगा दैट इज A इंटू P1। तो ये सभी डायरेक्शन में वेव फ्रंट बना रहा है। तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया दैट इज CT। बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, CT नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, C1T लेंगे। क्योंकि देखो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग रहेगी। तो इसने कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, C1T। तब तक इसने क्या किया, उसका नया वेवलेट बनाया। बट ये नया वेवलेट अभी ये कहाँ पे बनाएगा, अब यहाँ पे प्लेन सरफेस था, पहले रिफ्लेक्शन में प्लेन सरफेस था, तो उसने उसके वेव्स कहाँ पे ट्रैवल किए थे, इस डायरेक्शन में ट्रैवल किए थे। बट ये अभी इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट बना सकता है, मतलब उसके नए वेवलेट्स बना सकते। तो इसने अभी यहाँ पे C2T जितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी C1 सपोज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेव इन एयर मीडियम है, इन एयर, और C2 अगर हमने लिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर ये इसका नया वेव फ्रंट बना रहा है तो वो किस में बनाएगा, इसमें बनाएगा, क्योंकि अभी वो वेव्स ट्रैवल कर सकता है इसमें। तो इसने यहाँ पे उसका एक नया वेवलेट बनाया, ओके, ग्लास मीडियम में। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, फिर कितना रहेगा, C2T जितना डिस्टेंस रहेगा, C2T जितना। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, यहाँ पे एक नया वेवलेट बनाएगा, कितने डिस्टेंस पे, C2T जितने डिस्टेंस पे। ठीक है, और अगर हमने इन सब के टैंजेंट को कंबाइन करके एक लाइन यहाँ से ऐसी ड्रॉ की तो वो लाइन कुछ इस प्रकार बनेगी, ऐसे सभी के टैंजेंट को हमने कंबाइन करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, अब देखो अगर मुझे यहाँ से इसमें से एक रिफ्रैक्टेड वेव ड्रॉ करना है, तो हमें पता है वेव फ्रंट ऐसी होती है और उसको परपेंडिकुलर क्या होते हैं, रिफ्रैक्टेड रे या फिर इंसिडेंट रे होते हैं। ठीक है, अभी ये रे यहाँ से ऐसे आ रहा है तो इसको परपेंडिकुलर रे कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे ये रहेगा इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाला रेस कुछ इस प्रकार जाएगा, ऐसे, जो कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये देखो टेंजेंट को ये परपेंडिकुलर है, इसकी टेंजेंट को ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये रे कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की, यहाँ से निकलने वाला रे कुछ इस प्रकार जाएगा, इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर। अगर हमने सीधा किया तो परपेंडिकुलर नहीं आता, थोड़ा सा टेढ़ा करके हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम नाम देते हैं इसको, जैसे वहाँ पे नाम दिए थे। देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको नाम दिया दिस इज पॉइंट R, ये जो यहाँ पे टच हो रहा है इसको मैंने नाम दिया R। ये है A1, ये है B1, और हम लोग नाम दे सकते हैं ये नॉर्मल है
इसको मैंने नाम दिया M एंड N, ये M N नॉर्मल, ये M डैश एंड N डैश नॉर्मल, जो कि दूसरे इंसिडेंट रे में से पास हो रही है, पहले इंसिडेंट रे में से पास हो रही है। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना रहेगा, दिस एंगल इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना रहा है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो एंगल, ये जो एंगल है A1M, ये कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। ठीक है, दूसरा एंगल ये देखो A1P, ये कितना आ रहा है, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ये वेव फ्रंट है ना, ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट और ये इंसिडेंट रे दोनों में कितना एंगल होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, I जितना है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस I। सिमिलरली ये एंगल भी कितना है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, और उसमें से अगर हमने ये 90 माइनस I निकाल दिया, 90 माइनस I किया, तो ये क्या बनेगा, 90 प्लस I किया बनेगा, क्योंकि देखो इसको ब्रैकेट पुट करेंगे हम लोग, ये 90 उसमें से 90 माइनस I निकल गया, तो ये माइनस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल अभी यहाँ पे कितना रहेगा, I रहेगा। समझ में आया, आपके बुक में उन्होंने देख के रखा है एक्सप्लेनेशन। ये देखो मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। ये एंगल कितना है, I है, ये एंगल कितना है, 90 है, उसके बाद ये नॉर्मल के साथ प्लेन सरफेस के साथ एंगल कितना होगा, 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस I, ये 90 माइनस I है तो ये कितना रहेगा, I रहेगा। अंडरस्टैंड, तो हमें यही एंगल चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ, आपको चाहे तो लिखना है तो लिख लो। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे दिया I। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है। जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल के साथ बनाता है, वो एंगल कितना होता है, R। सिमिलरली ये एंगल भी कितना रहेगा, R रहेगा, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, अब बात करते हैं ये एंगल कितना होगा। देखो ये R है, ये टैंजेंट है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 जितना एंगल होता है। ये 90 है तो यहाँ पे ये कितना रहेगा, 90 माइनस R रहेगा। समझ में आया, उसमें से ये R निकल गया, ये 90 में से ये R निकल गया, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 90 माइनस R। सिमिलरली नॉर्मल एंड सरफेस के साथ ये कितना एंगल होता है, 90, तो ये 90 में से ये 90 माइनस R निकल गया, तो ये कितना होगा, अभी R होगा। समझ में आ रहा है, ये R बना, ये 90 माइनस R, ये R, तो ये कितना रहेगा, R रहेगा। अंडरस्टैंड, तो ये एंगल हमें यहाँ पे लगने वाला है साइन I, और ये एंगल लगने वाला है R। समझ में आया, इसको एक्सप्लेन किया है आपके बुक में, ये आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाहे तो मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देती हूँ कैसे आया। देखो अभी हम लोग दो ट्रायंगल कंसिडर करने वाले हैं। पहला ट्रायंगल ये कौन सा, A1PB1, ट्रायंगल A1PB1, ये क्या है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ना। यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री और उसका ये हाइपोटेनिस, उसका ये हाइपोटेनिस, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन I लिया, साइन I इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। साइन I क्या होता है, सो काटोवा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, देखो ये वाली, कितनी है, PB1 डिवाइड बाय इसकी हाइपोटेनिस क्या है, A1 इंटू B1, हाइपोटेनिस है A1 इंटू B1। PB1 का डिस्टेंस क्या है, C1 इंटू T, तो ये लिखेंगे हम लोग C1 इंटू T डिवाइड बाय A1 B1 एज इट इज रखो। सिमिलरली साइन R ट्रायंगल दूसरा हम लोग कंसिडर करेंगे, कौन सा, A1RB1, ट्रायंगल
A1RB1, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका साइन R इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो साइन R इज इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला, कितना है, A1R डिवाइड बाय इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, A1B1। अब देखो A1 क्या है, A1R क्या है, इस कर्व की रेडियस कितनी होती है, दैट इज डिस्टेंस C2T, तो ये हम लिखेंगे दैट इज C2T डिवाइड बाय A1B1 एज इट इज रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, इन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल टू C1T डिवाइड बाय A1B1 डिवाइड बाय C2T डिवाइड बाय A1B1। तो इन दोनों का A1B1 जो कॉमन है वो कैंसिल होगा, यहाँ पे TT भी कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। यही तो होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2, एंड C1 डिवाइड बाय C2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इनका क्या रिलेशन हमने 11th में देखा था, C1 डिवाइड बाय C2 होता है N2 डिवाइड बाय N1, इन दोनों का ये रिलेशन होता है, राइट ना। तो हम लोग C1 डिवाइड बाय C2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, साइन I डिवाइड बाय रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N2 डिवाइड बाय N1, इसकी वैल्यू होती है N2 डिवाइड बाय N1। यही तो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट ना। स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और दैट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। ओके, दूसरा लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, तीनों भी एक ही प्लेन में आ रहे हैं। सपोज इसको मैंने XY प्लेन लिया तो XY प्लेन में आ रहे हैं सभी तीनों भी, ओके। ये एक लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। ये सभी लॉ यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके एक्सप्लेन हो रहे हैं। यहाँ भी ये वेव फ्रंट निकालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसका डिस्टेंस निकालना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। और एक बात देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, तो वो बेंड होता है। तो बेंड हो रहा है क्या, देखो I आपको बड़ा दिख रहा है, R आपको छोटा दिख रहा है, I इज ग्रेटर देन R। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, और बेंडिंग की वजह से इमेज आपको टेढ़ी मिलेगी, इमेज भी बेंड होगी, लेकिन इमेज इन्वर्स नहीं होगी। रिफ्रैक्टेड इमेज जो है विल नॉट बी इन्वर्टेड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे याद रखो, इसकी इमेज एज इट इज, हमें पानी में हम लोग देखते हैं तो इमेज एज इट इज दिखती है, हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखती है। बस वो इमेज क्या होगी, बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब रे एयर में से डेंसर में जाता है इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर में से एयर में जाता है तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर रे की वजह से, क्योंकि ये वेव फ्रंट जो होता है उसको वो परपेंडिकुलर होता है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बट इमेज इज विल नॉट बी इन्वर्टेड। ये बात आपको याद रखनी है, तो ये भी आपको पूछा जाता है। तो बच्चों, दोनों प्रूफ हमने देखे हैं, रिफ्लेक्शन का भी एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी। अगर रटना होगा तो आप इजीली उसको रट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको अंडरस्टैंड करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कैसे वेव फ्रंट फॉर्म होता है, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो बेसिक चीज़ें मैं बताती हूँ, इन्हीं के ऊपर इसको ही पकड़ के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, क्योंकि 2 क्रिटिकल टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। थोड़े बहुत क्रिटिकल थे, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इमेजिनरी कंसेप्ट है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन रटना होगा तो आप इसको इजीली रट सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।